तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो अपन कंटिन्यू कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल का ये है लेक्चर नंबर 8, और इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक साइज। 2 पॉइंट अपने पूरे हो गए थे भाई साहब, कौन कौन से? शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा वैलेंसी। अब तीसरा अपन को डालना है क्या भाई साहब? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and the outermost shell's electron is known as atomic radius. Atomic radius. अब ये क्या होती है भाई साहब, ये समझ लीजिए आप पहले, एक बार आप देख लो, बाद में लिख लेना। जैसे ये मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल, ठीक है। ये मान लो कि कोई एक एटम है, ठीक है। अब ये तो इसका हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां से सेंटर से लेके बाहर वाला जो ये वाला लास्ट वाला सेल है ना, इसमें कोई भी मान लो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है बच्चों। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन के और इस सेंटर के बीच में जो दूरी होती है ना, इस इलेक्ट्रॉन और इस सेंटर के बीच में दूरी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इस इलेक्ट्रॉन और इस सेंटर के बीच में कौन सी दूरी हो जाएगी? ये वाली। ये जो दूरी होती है ना भाई साहब, इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। ये तो बात होगी एटॉमिक रेडियस की। आपने मतलब पिक्चर से क्लियरिफाई कर लिया कि भाई साहब एटॉमिक रेडियस होती क्या है। आप एक बार ये थोड़ा सा डायग्राम रफली बना लो। तो एक बार ये डायग्राम रब कर देता हूँ, आगे की कुछ पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूँ एक बार साथ में आपको। आगे का पॉइंट क्या बच्चों, ये लिख लीजिए आप। द एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला, जो अकेला पड़ा हुआ होता है ना, उसी को बोलता है आइसोलेटेड। द एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम, isolated atom cannot be determined. The atomic radius of isolated atom cannot be determined because its size is very small. कहने का मतलब ये है कि भाई साहब कोई भी एक, मान लो कि आप एटम लेके चल रहे हो, सिंगल एटम लेके चल रहे हो, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना सिंगल एटम का, मान लो। अब अपन इसकी क्या है, जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अपन किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, जैसे अपन आयनिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल एटम की अपन रेडियस कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? पहली बात तो उसका साइज छोटा होता है, और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई साहब इज वेरी स्मॉल, साइज इज वेरी स्मॉल, एंड इट डज नॉट हैव sharp boundary. Sharp
कहने का मतलब ये है भाई साहब, पहली बात तो ये अकेला पड़ा हुआ होता है तब तो बहुत ही छोटा होता है खुद ये एटम में। और दूसरी बात, ये अपन राउंड बना तो देते हैं बाहर वाली, ये जो बाहर वाली अपन बनाते हैं ना भाई साहब, शेल बनाते हैं ना, कोई भी शेल बनाते हैं अपन एटम की, वो अपन राउंड बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो राउंड नहीं होती, वो होती है जिग जैग। कैसे होती है? मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये पहला शेल है इसका, तो ये इसकी जो भाई साहब बाउंड्री होती है ना वैसे होती है, लेकिन अपन क्या होता है, अपन अपनी सहूलियत के लिए क्या कर देते हैं, उसको राउंड बना देते हैं। ये जिग जैग मोशन करता है भाई साहब, ना कि सर्कुलर। तो आपको ध्यान क्या रखना भाई साहब, पहली बात तो एक सिंगल एटम की अपन क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते उसकी एटॉमिक रेडियस। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो छोटा होता है। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब उसकी जो बाउंड्री होती है ना, वो पूरी शार्प नहीं होती, वो पूरी शार्प सर्कुलर नहीं होती, उसकी वजह से अपन को पता नहीं होता उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो अगर यहाँ से करेंगे तो डिस्टेंस कम आएगी, और यहाँ से करेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी, कम ज्यादा होती रहती है। इस वजह से अपन किसी के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। एक बार ये इतना से लिख लो, उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं। करो भाई साहब, करो, लिखो। तो इतना तो आपने लिख लिया होगा। अब ऊपर एक बार रब कर देते हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे भाई साहब टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहला टाइप डाल लो आप। क्या डालोगे भाई साहब? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस ये रब कर दो बच्चों, नीचे वाला लिख लिया हो तो, क्योंकि साथ साथ में अगर आप समझ के लिखोगे तो ही बेटर होगा। अब आप रट रट के लिखोगे, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप साथ में लिख रहे हो, कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। अब एक बार इसको लिख लो जल्दी से। तो रब कर रहा हूँ बच्चों। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड सेम एटम। अब आप इसमें एक चीज पे फोकस करो बच्चों, कि आगे क्वेश्चन लिखूंगा उसमें ये काम आएगी। क्या ध्यान करना है आपको? टू सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड सेम एटम, इसको आप हाईलाइट कर लो भाई साहब। अगर आपके पास हाईलाइट रहे तो पहले ही इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट पूरा कर लो। क्या करना भाई साहब? टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड सेम एटम। अब ये ध्यान रखना है कि सेम एटम की बात चल रही है। अब आगे क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, इतना लिखो आप एक बार, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद में अपन समझाएंगे आगे। चलो, अब मान लो ये कोई एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों के सेंटर हो गए। अब मान लो कि इन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको अपन बोल देंगे बच्चों, इसको अपन बोलेंगे डी, बोले तो डिस्टेंस। ठीक है। और अगर मान लो कि अपन को क्या फाइंड करनी है? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे?
रेडियस का ले लेंगे आर और कोवेलेंट का ले लेंगे सी, तो अपन इसको डिनोट कर देंगे आर सी से, ठीक है। अब रेडियस, कोवेलेंट रेडियस फाइंड करनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी, कौन सा, पहले एटम की और दूसरे एटम की। जो पहला पूरा एटम है भाई साहब, पहले एटम की पूरी जो साइज है ना उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे। आपको पता है जब आपने 10th में पढ़ा था मैथ में, क्या पढ़ा था भाई साहब, डायमीटर बाय 2 करते हैं तो अपन को क्या मिलता है भाई साहब, रेडियस मिलता है। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, पहला है, मान लो बच्चों की, मान लो कि पहला एटम है इस, ये पहला वाला एटम, रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ फर्स्ट और कोवेलेंट रेडियस ऑफ सेकंड, कोवेलेंट रेडियस ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू डी। दोनों की रेडियस अपन हाफ कर करके ऐड करेंगे तभी तो डी आएगा। और अपन इसको बोले तो क्या लिख सकते हैं, दोनों की डिस्टेंस तो आ गई डी। मान लो कि अगर एक की लिखनी है, एक की लिखनी है तो क्या लिखेंगे, कोवेलेंट रेडियस लिखनी है, कोवेलेंट रेडियस दोनों की सेम ही है, दोनों सेम एटम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई 2, ठीक है। क्योंकि आरसी प्लस आरसी कितने हो गए, 2 आरसी, 2 आरसी यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 क्या नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब ये जो डी होती है ना भाई साहब, इसको क्या बोल दिया, क्या बोल दिया बताओ, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, दोनों के बीच के जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को अपन ने डिनोट कर दिया किससे, डी से। ये तो पूरी बात होगी, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोवेलेंट अगर रेडियस अपन फाइंड करते हैं तो। अगर अपन इसके एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो एग्जांपल क्या लिखेंगे भाई साहब, एग्जांपल आप लिख लो बच्चों, पहला तो लिख लो H2 और दूसरा लिख लो Cl2। आप इसको कैसे लिखोगे, H2 और Cl2 को, H ऐसे बना लो, दूसरा H ऐसे बना लो, और Cl एक ऐसे बना लो और दूसरा Cl ऐसे बना लो। ये तो बात होगी H2 और Cl2 की। इतना आप लिखो, तब तक आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं। ऊपर वाला लिख लिया होगा, इसको यहां से रब करते हैं बच्चों। अब मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी अभी इस डेफिनेशन में एक बात, उसको ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन मैं आपको इस स्क्रीन पर दे रहा हूं भाई साहब। क्वेश्चन इस प्रकार है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट रेडियस of nitrogen can be calculated easily। क्या करना है भाई साहब, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपन नाइट्रोजन की जो भाई साहब रेडियस है ना उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसको एक बार आप गौर से देख लो, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है भाई साहब, एक बार आप उसको देख लो। अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो बच्चों आपसे बेकार तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो आपके ऑप्शन है बच्चों N2 NH3 और तीसरा हो गया N2H4, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो, ये आपके तीनों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी 5 सेकंड का समय है आपके पास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी, जल्दी। ओके, अपन बात करते हैं भाई साहब, अब अपन बात करेंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन अपन सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे किसका, N2 का। N2 का डायग्राम बनेगा ऐसे, ये होता है N2 की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बनाएंगे NH3 की स्ट्रक्चर। NH3 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, वैसे होती है तो ऐसी है, NH3। अब इसकी बनाएंगे N2H4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो बनाएंगे कुछ ऐसे,
अब क्वेश्चन में बोल रखा था भाई साहब किस में अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं। जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको एक इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई साहब सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड सेम एटम, क्या लिखवाया था, सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड सेम एटम। तो सेम एटम किस में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन उसमें बोला था सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड, मतलब एक ही बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में और दोनों सेम एटम होने चाहिए। यहाँ पे दोनों सेम एटम है, यहाँ पे भी दोनों सेम एटम है, लेकिन इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा थर्ड, सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड, सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड, उसके हिसाब से यह आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखो, इसके बाद में एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन लिख लेना बच्चों साथ साथ में। कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। आपके ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। O2 H2O H2O2, ये आपके ऑप्शन हो गए। जल्दी 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 आंसर बोलो, जल्दी बोलो आंसर। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर और टिक टिक फाइव। तो चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ में, यह आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो स्ट्रक्चर बनाओ। O2 की स्ट्रक्चर होती है भाई साहब ये, H2O की होती है ये, और H2O2 की होती है भाई साहब ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, खुली किताब की तरह। कैसे होती है भाई साहब, खुली किताब की तरह, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अब डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देंगे तो अपन क्या देंगे बच्चों, ये वाला। कैसे सर, सिंगल कोवेलेंट होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और दोनों सेम एटम होना चाहिए, दोनों सेम एटम और सिंगल बॉन्ड। ये तो अपना इसका आंसर हो गया। जल्दी लिख लो ये दोनों क्वेश्चन, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रब करते हैं। उस डेफिनेशन में लिखा हुआ था सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड सेम एटम। अब हेडिंग डालो, इफ bonded atom is not same, नोट सेम या फिर लिख लो नोट सेम या फिर लिख लो डिफरेंट। उसमें तो अपन ने लिख लिया कि भाई साहब सिंगली कोवेलेंट बॉन्डेड सेम एटम। अगर मान लो कि सेम एटम नहीं है, मान लो कि अगर दोनों के दोनों सेम एटम नहीं है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अपन उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को। उसकी डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करने के लिए अपन के पास एक भाई साहब साइंटिस्ट निकल के आए। उन साइंटिस्ट का नाम था स्टीवन शूमेकर फॉर्मूला। क्या नाम था भाई साहब, स्टीवन शूमेकर फॉर्मूला के नाम से उनका जो फॉर्मूला है वो फेमस हो गया। उस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका पहले आप लिख लो स्टीवनसन का फॉर्मूला, नाम लिख लो STEVEN
शूमेकर फॉर्मूला, स्टीवन शूमेकर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है भाई साहब, अगर मान लो कि आपके पास दो एटम है, दोनों एटम भाई साहब दोनों सेम एटम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो उनके बीच में जो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो अपन उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, मान लो कि कोई वो ए एटम है और दूसरा बी एटम है, उनके बीच में अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस बिटवीन, ये क्या भाई साहब इसको बोलते हैं डेल ई एन, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मतलब जो डेल बोला ना, डेल ई एन का मतलब जो दोनों के एटम है ना उनके बीच में जो भाई साहब उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो यहाँ पे पुट करना होता है। अब कैसे पुट करेंगे वो अपन बात कर लेते हैं आगे। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कोई दो अलग अलग एटम हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। वो लिखवा देते हैं, डेल ई एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, लिखिए। इफ द bond length of H2 and Cl2 are 0.74 angstrom and 1.98 angstrom respectively। इस रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है भाई साहब, ये जो पहले अपन ने लिखे है ना, ये तो H2 की रेडियस है, और जो बाद में लिखी है ये Cl2 की रेडियस होगी। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ बिटवीन H2 एंड Cl2। कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl। अगर मान मतलब ये HCl बना हुआ है, इसके बीच की जो लेंथ है ना भाई साहब, ये अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लिया तो एक बार इसको अपन मिटा देते हैं। अब अपन इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले शुरू से इसको देखते हैं। अब रेडियस ऑफ फर्स्ट की बात करते हैं, बोले तो रेडियस ऑफ एच की बात करते हैं, ए की, ए में बोले तो एच, अपने पास H2 है। अब रेडियस ऑफ H2 निकालनी, एच की निकालनी, तो अपन क्या करेंगे, H2 की दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है भाई साहब, बॉन्ड लेंथ। तो ओनली फॉर एच की निकालनी, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, रेडियस अगर एच की निकालनी तो अपन क्या करेंगे, जो दे रखा है अपन को 0.74 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये पूरी समझ लो डायमीटर थी, उसका हाफ हो जाएगा अपने पास रेडियस, जो निकल के आएगा बच्चों ये आ जाएगा 0.37, ठीक है। अब ये तो रेडियस हो गई हाइड्रोजन की। अब मान लो कि रेडियस अपन को निकालनी Cl की, तो अपन कैसे निकालेंगे, 1.98 डिवाइड बाई 2, तो ये निकल के आ गया अपने पास 0.99, ठीक है। अब ये तो हो गई भाई साहब दोनों की रेडियस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक सबसे बाद में लास्ट में आएगा, लेकिन अभी अपन अपनी सहूलियत के लिए एक थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं, मान लो कि हाइड्रोजन हेलिना लिथियम बेरिलियम बोरोन
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ गया बीच में, क्योंकि अभी डिफरेंस बताना है अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसके लिए थोड़ी स्टेबल बनानी पड़ेगी, वरना ये बाद में पढ़ाते हैं अपन। अब मान लो ये जो है ना, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है ना भाई साहब, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 0.21, 2.1। ठीक है। और जो लिथियम होती है इसकी होती है 0.9। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में जो अगला होता है ना, सोडियम, सोडियम की होती है, सॉरी इसकी तो होती है 1 और इसकी होती है 0.9। ठीक है। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बस एक ही ट्रेंड ध्यान में रखना है। एक ट्रेंड ध्यान में क्या रखना है, जैसे जैसे इसमें अपन आगे बढ़ेंगे 0.5 का गैप रखना है, और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 0.3 का गैप ध्यान रखना है। इसमें क्या रखना है, 0.5 का गैप ध्यान रखना है, और इसमें 0.3 का गैप ध्यान रखना है। जैसे 1, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होगी, तो अगले की हो जाएगी 1.5, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 2.5, इसकी 3, 3.5। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पूरी पीरियोडिक टेबल में होता है वो फ्लोरीन होता है भाई साहब, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। ठीक है। अब इसमें 0.9 हो गया सोडियम की, मैग्नीशियम की होगी 1.2। क्या करना है अपन को, 0.3 से बढ़ाता जाना है। क्या करना है, 0.3 से बढ़ाता जाना है। पहली जो रो है उसमें 0.5 से बढ़ाता जाना है, जो दूसरी रो है उसमें 0.3 से बढ़ाता जाना है। ठीक है। 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.5 का बटन लास्ट में। ये आप थोड़े थोड़े दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा क्लोरीन। अब हाइड्रोजन की जो भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो है अपने पास 2.1, और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपने पास है 3.0। तो अपन इन दोनों के बीच की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो मैंने क्या लिखवाया था, फॉर्मूला लिखा था मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अंदर अगर माइनस है तो वो भी प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस रहना ही है। मॉडुलस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बोले तो 2.1, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मतलब सेकंड एटम की क्या है, 3 है। तो अपन जैसे अपन निकालेंगे तो अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी भाई साहब 0.9। ये तो माइनस 0 निकल के नहीं नहीं, तो मॉड्यूलस के अंदर है तो ये माइनस हट जाएगा, अपने पास बचेगा 0.9। ये अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकल के आ गया। ठीक है। ये भाई साहब टेबल खाली ये दोनों का डिफरेंस बताने के लिए ही बनाई गई है। अब आगे अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किसका, उसका जो फॉर्मूला है भाई साहब स्टीवन श्यूमैकर फॉर्मूला, उसको अपन अप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एच एंड सी एल। ठीक है, एच सी एल। तो रेडियस पहले की कितनी आ गई एच की, ये आ गई 0.37, सी एल की आ गई 0.99, माइनस 0.09 इन 0.09 इंटू 0.9। 0.9 कहां से आ गया, ये आपको समझ में आ गया, यहां से ये 0.9 आ गया। ठीक है। अब जैसे अपन आगे बात करेंगे तो भाई इसको आप प्लस करके लिख लो, ये प्री कैलकुलेटेड आंसर है भाई साहब। जैसे जैसे आप पूरा आंसर निकालोगे अपने पास लास्ट में निकल का आएगा 1.279 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया इसका आंसर। आप कैलकुलेट कर लेना पूरा का पूरा, लास्ट में जाके आपको आंसर जो मिलेगा 1.279 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा भाई साहब। ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब आगे अपन बात करेंगे भाई साहब, ये तो होगी कोवेलेंट रेडियस की बातें। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो होता है मेटेलिक रेडियस। ये आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं रब करने जा रहा हूं बच्चों। ये एक बार थोड़ी सी टेबल इसलिए बना दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक आएगा उसमें भी सेम की सेम टेबल बनानी रहेगी, उस टाइम आपको ये थोड़ी इजी लगेगी। पहली रो में क्या करना है, 0.5 से इंक्रीज करता जाना है, और सेकेंड रो में क्या करना है, 0.3 से इंक्रीज करता जाना है।
तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब भाई साहब टाइप सेकेंड की बात करेंगे तो ये मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। इसकी डेफिनेशन लिख लो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन internucleus half of the distance between internucleus atoms in metallic crystal, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियस एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल। कोई मेटेलिक क्रिस्टल है, मान लो कि ये एक पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये पहला एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये दोनों के बीच के न्यूक्लियस हो गए। ये जो डिस्टेंस होती है ना भाई साहब, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, मेटेलिक इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस। ठीक है, अपन लिख लेंगे इंटरन्यूक्लियस मेटेलिक एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना भाई साहब, आपने अगर गौर से देखा हो तो जो कोवेलेंट रेडियस का डायग्राम बनाया था वो मैंने ऐसे बनाया था, दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे थे। जो भाई साहब मेटेलिक रेडियस का बनाया था उसमें दोनों बस जस्ट टच कर रहे हैं। और जो आगे अपन बात करेंगे वेंडरवॉल में बीच में गैप भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी किसकी भाई साहब, किसकी, एटॉमिक रेडियस मेटेलिक की बात कर रहे हैं भाई साहब। अब मान लो कि डिस्टेंस मेटेलिक की निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी दोनों के बीच की, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले की रेडियस प्लस दूसरे की रेडियस। तो रेडियस मेटेलिक रेडियस अपन को निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, d/2। ठीक है, ये अपने पास आ गई। और इसके एग्जांपल अपने पास क्या निकल के आ जाएंगे, एग्जांपल निकल के आ जाएंगे भाई साहब लिथियम, एक तो क्या लिथियम मेटल ही होता है, आपको पता होता। ठीक है, और दूसरा अपन लिख लो ठीक है, ये एफ नहीं दिख रहा तो अच्छे से लिख लो, एफ बोले तो आयरन। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप एक बार इसको कंटिन्यू करो, लिखो, तब तक आगे की बात करते हैं। अब तीसरा है भाई साहब वंडरवॉल रेडियस। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आइसोलेटेड एटम्स। क्या लिखना है बच्चों, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आइसोलेटेड एटम्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, इसमें तो माजरा पूरा का पूरा ही अलग है। क्या अलग है, ये एक एटम इधर पड़ा हुआ है, वंडरवॉल रेडियस किस में होती है भाई साहब, सॉलिड में। मान लो कि अगर ये दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना भाई साहब, इसी को अपन वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मान लो कि वंडरवॉल रेडियस फाइंड करनी है अपन को, तो अपन कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ पहले की वंडरवॉल रेडियस ऑफ सेकेंड की इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस होगी इनके बीच की डिस्टेंस।
वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करनी है तो d/2 हो जाएगी। ठीक है, सारों में सारा ये ट्रेंड फॉलो करना है। अब वंडरवॉल रेडियस लगती किसमें भाई साहब, जैसे आपको भी पता है जो इनर गैसेस होती है ना उसके बीच में वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करते हैं अपन। और इनर गैसेस कौन सी हो गई अपने पास, नियोन हो गई सॉलिड में और आर्गन हो गई सॉलिड में। तो चलो इतना तो आपने लिख लिया होगा, ऊपर वाला एक बार मैं रब करता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, जो वेंडरवॉल रेडियस होती है ना वैसा वो 2 टाइम्स होती है किसकी, कोवेलेंट रेडियस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, क्या हो गया, जो वंडरवॉल रेडियस होती है ना वैसा वो कोवेलेंट रेडियस की 2 टाइम्स होती है। कोवेलेंट रेडियस की 2 टाइम होगी तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, अगर मान लो कि ये कोई एक एटम है, ये 2 एटम में जुड़े हुए आपस में, और यहाँ पे कोई 2 एटम और है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है इसको तो अपन रेंडर डिस्टेंस जो होती है भाई साहब इसको अपन बोल देंगे वंडरवॉल रेडियस, और जो ये इन दोनों के बीच के इसको बोल देंगे अपन कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट डिस्टेंस और वंडरवॉल डिस्टेंस। वॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन लिखा है तो इसके हिसाब से अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, वंडरवॉल की, उसके बाद में किसकी होगी, मेटेलिक की, उसके बाद में किसकी होगी, कोवेलेंट की। 3 हो गए भाई साहब। तो ये रिलेशन आपको सबसे ज्यादा याद रखना, कौन कौन सा, सबसे ज्यादा रेडियस होती है किसकी, वंडरवॉल की, उसके बाद में मेटेलिक की, उसके बाद में कोवेलेंट की। ये रिलेशन लिखो, जल्दी लिखो यार। तो चलिए बच्चों, आज अपन यहां तक कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद में